Dear students, I am Ashish Bhatnagar. Today we are doing reading of chapter number 1 Our Environment. So बेटा मैं आपके साथ इस चैप्टर को पढ़ूंगा और कोशिश करूंगा आपको समझाने की. So let's do this. So basically आप अगर इस फ़ोटो को देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं? आपको दिख रही है फ़ोटो बेटा? So फ़ोटो में क्या है कि आपको क्या दिख रहा है? वाटर दिख रहा है, ऑब्वियसली माउंटेन्स दिख रहे हैं, प्लांट्स हैं एंड ट्रीज़ हैं एंड आपको लैंड का भी छोटा पार्सल दिख रहा है, ठीक है, एंड ऑब्वियसली एयर भी होगी. सो दिस ये जो ये चीज़ें हैं इसमें कोई यहाँ एनिमल आराम से रह सकता है ना. फ़िश होगी, फ़िश भी रह सकती है, ये पानी है इसके अंदर. तो ये क्या है? पानी फ़िश के लिए एक एनवायरनमेंट है. और जो एनिमल्स हैं उनको फ्रेश एयर, फ्रेश वाटर है. वाटर के पास में अगर पास होता है तो सब एनिमल पानी पीने के लिए आते हैं, तो आपको एनवायरनमेंट खाने के लिए भी मिल रहा है. तो आपका क्या है कि यहाँ एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है किसको रहने के लिए? एनिमल्स के लिए, ठीक है, और फ़िश के लिए भी एनवायरनमेंट अच्छा मिल रहा है. ऐसे ही आप एक किसी गांव में रहते हैं और एक सिटी के अंदर रहते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा पोल्यूशन ज़्यादा होता है, तो बोलते हैं वहाँ पोल्यूशन इतना ज़्यादा तो एनवायरनमेंट ठीक नहीं है. जबकि आप अगर ये बोलेंगे कि लेट्स से कि आप विलेज के अंदर हैं, वहाँ पोल्यूटेड एयर नहीं है, आप बोलेंगे एनवायरनमेंट अच्छा है, ठीक है. उसके अलावा भी बोल सकते हैं एक और एनवायरनमेंट, आप पोल्यूशन, नॉन पोल्यूशन हो गया या फिर जो भी खाने का सामान हो गया, इससे रिलेटेड भी बात कर सकते हैं. दूसरा एक एंगल ये होता है कि लेट्स से कि आपके घर में अगर एनवायरनमेंट ख़राब है, अगर आपके यहाँ घर पे लड़ाई होती रहती है हर टाइम, आपको टेंशन में रहते हो, कोई आपको पिटाई करता रहता है पूरे टाइम, तो आपका माइंड में साइकोलॉजिकली थोड़ा थोड़ा सा आपको टेंशन रहती है, तो वो एक एनवायरनमेंट घर में रहने के लिए ठीक नहीं होता. तो ये होता है घर का एनवायरनमेंट. सो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं एनवायरनमेंट में. घर के इंटरनल जो होम एनवायरनमेंट हुआ और एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हुआ. अभी होम एनवायरनमेंट के बारे में इतना हम बात नहीं कर रहे हैं, बट अभी मेन जो हमारा इस डेफिनेशन में इस एज के हिसाब से आपका आउटसाइड के एनवायरनमेंट के ऊपर बात है. तो लेट्स सी व्हाट इट इज़. डेफिनेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ एनवायरनमेंट के अंदर होती है. सो ये कह रहा है एन एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. जस्ट अ सेकेंड. Sorry. So environment includes all the living and non-living things with which an organism may interact. तो भाई आप लेट्स से कि आप एक एनवायरनमेंट आप रह रहे हो, तो आप ऑब्वियसली एक एनवायरनमेंट में रह रहे हो. अब एनवायरनमेंट में क्या क्या होगा? आप सांस लेते हो, ठीक है, उसके अंदर क्या होती है? नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, और आपके अंदर केमिकल गैसेस भी मिक्स होती है अगर पॉल्यूटेड एयर ले रहे हो. लेट्स से कि कार्बन डाइऑक्साइड वैसे तो कुछ होती है पोर्शन, बढ़ी हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन बढ़ी हुई है, सल्फ़र डाइऑक्साइड बढ़ी हुई है. तो और क्या है कि लेट्स से कि किसी ने पेस्टिसाइड यूज़ किया है आपके खेतों में पास में, तो आपके उसके यहाँ से फ्यूम्स आ रही हैं, वहाँ पॉल्यूटेड है, तो वो क्या एक नॉन लिविंग है? कोई पेस्टिसाइड कोई लिविंग तो है नहीं. अगर तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या हो सकते हैं? जैसे कि वहाँ आपके वायरस हैं, लिविंग ही है वो वायरस, और बैक्टीरियाज़ हैं, वो भी एक तरह से लिविंग है, या फिर कोई एनिमल्स हैं पास में रहते हैं जो कि डेंजरस हैं. तो वो एनवायरनमेंट जहाँ आप रह रहे हो, तो वहाँ दोनों चीज़ें लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, विद विच एन ऑर्गेनिज्म में इंटरैक्ट, ठीक है. जिससे अगर आपका पॉल्यूटेड एयर है तो आपको नुकसान हो सकता है, आपको इन्फेक्शन हो सकता है, आपको बीमारी हो सकती है. और अगर अच्छा एनवायरनमेंट होगा, बैलेंस्ड एनवायरनमेंट होगा, तो आप अच्छी सी ग्रोथ होगी आपकी. दूसरा आप ये कह रहे हैं कि ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन एनवायरनमेंट आर इंटरडिपेंडेंट. इंटरडिपेंडेंट आपस में डिपेंड करना, मतलब आपस में रिएक्ट करते रहते हैं, मतलब एक दूसरे पर निर्भर रहता है. जैसे मान लो अगर लेट्स से कि अगर पेड़ है, अगर बारिश है, बारिश एक तरह से नॉन लिविंग थिंग है, तो आपके पेड़ होंगे, और पेड़ होंगे तो एनिमल्स होंगे. अगर क्योंकि लेट्स से शीप है या एलिफेंट है, वो लिविंग खाते हैं,
और अगर कार्निवोरस एनिमल चाहिए आपको तो किस पे डिपेंड होना पड़ेगा, आपको हर्बीवोरस एनिमल्स पे चाहिए होंगे। लेट्स से कि हिरन है, उनको खा के शेर जिंदा रहेंगे, तो आपस में डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है, ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन एन एनवायरनमेंट आर इंटरडिपेंडेंट, आपस में डिपेंडेंट रहते हैं, आपस में जुड़ मतलब एक के दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं। अब हम नेक्स्ट लाइन के ऊपर आते हैं। द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इंक्लूड प्लेसेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड्स द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब लिविंग एंड नॉन लिविंग और थिंग्स जो हैं, अब लिविंग में क्या होगा कि एनिमल्स या आपका ह्यूमन के साथ एक ह्यूमन रह रहा है, वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में आ गया। अगर एक के साथ दो लोग रह रहे हैं और एक बहुत गंदा इंसान है तो और आपको रहना पड़ रहा है, तो वो क्या है, वो भी आपके किस पे इम्पैक्ट करेगा, वो उस जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को इम्पैक्ट करेगा। मान लो आप दो लोग रह रहे हो, एक बहुत गंदा है, आपको बहुत परेशान कर रहा है, तो वो आपके जहाँ आप रह रहे हो एनवायरनमेंट उस पर इम्पैक्ट कर रहा है ना, क्योंकि आप खुश नहीं हो। तो इसी तरीके से अगर कोई ऑक्सीजन कम हो गई तो आप पे नुकसान करेगा, अगर पेस्टिसाइड ज़्यादा बढ़ गए या पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ गया आपको इम्पैक्ट करेगा। या मान लो कोई मेटल है जो कि सीसा सुना होगा, वो पोल्यूशन क्रिएट करता है, या क्लोरीन बहुत ज़्यादा है पानी के अंदर या बहुत कम है, बहुत ज़्यादा है तो आपको नुकसान करेगी। तो वो सारी चीज़ें आपको इम्पैक्ट करेगी। तो ये क्या है, द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इंक्लूड प्लेसेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड्स द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के सराउंड है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो का एनवायरनमेंट है उसमें लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। अब बात करें कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये जो फोटो हमने डिस्कस किया ये एनवायरनमेंट की फ़ोटो ही डिस्कस करी थी। अब कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। क्या कैटेगरीज हैं, एक तो है नेचुरल कंपोनेंट्स, ठीक है, उसके बाद उसको नेचुरल कंपोनेंट्स को और डिवाइड किया हुआ है बेसिकली। एक तो क्या किया हुआ है, अगर इस फोटो में देखोगे तो हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर एंड लिटोस्फीयर। तो एटमॉस्फेयर क्या है, तो पहला हम इसी को पढ़ते हैं। नेचुरल कंपोनेंट्स इंक्लूड एयर, वाटर, लैंड एंड लिविंग थिंग्स। ठीक है, एंड एयर फॉर्म्स एटमॉस्फेयर। तो मैंने 4 आपको स्फीयर में दिखाया। जो एटमॉस्फेयर है उसमें एयर है, एयर में क्या होता है आपको पता है कि सबसे ज़्यादा होती है नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस होती हैं। और हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, वाटर का स्फेयर। तो वाटर और वाटर के जो ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे हाइड्रोस्फेयर मैटर करते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोस्फेयर के बारे में इसमें बताया होगा, सॉरी, हाइड्रोस्फेयर के बारे में नीचे लिखा हुआ है फिर से अगेन, वाटर फॉर्म्स द हाइड्रोस्फेयर। ठीक है, जैसे बताया था। उसके अलावा लैंड फॉर्म्स द लिटोस्फेयर। तो लिटोस्फेयर के बारे में अगर बात कौन करता है, लैंड के बारे में। एंड लिविंग के लिए बायोस्फीयर, बायो मतलब लिविंग, लिविंग का स्फीयर। तो बायोस्फीयर में क्या होगा, प्लांट एनिमल्स जो होंगे वो बायोस्फीयर होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी इसी के अंडर होंगे। सो अब ईच फोर कंपोनेंट्स को हम दिखाएंगे। एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, बायोस्फीयर बीच में है तो आपको हाइड्रोस्फीयर भी चाहिए, एटमॉस्फेयर भी चाहिए और लैंड भी चाहिए। लैंड, वाटर एंड एयर जब चाहिए तब क्या होगा, बायोस्फीयर। तीनों जब आपको एक फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगी तब बायोस्फीयर अच्छे से हो गया। हाँ, अगर आदमी को रहना है तो ये तीनों की चीज़ चाहिए। पानी के बिना आप नहीं रह सकते, ज़मीन के बिना बड़ा मुश्किल है रहना। ठीक है, सिमिलरली एटमॉस्फेयर, अगर ऑक्सीजन कम होगी तो आप लोग तो मर जाएंगे। तो हर चीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो एटमॉस्फेयर के बारे में है, देयर इज़ एन ओशन ऑफ एयर अबव योर हेड दैट स्ट्रेचेज अबव 1600 किलोमीटर इनटू स्पेस। तो आप जहाँ खड़े हैं वहाँ से 16,000 किलोमीटर ऊपर तक की जो रेंज है वो एटमॉस्फेयर है। एंड दिस एशियन ऑफ एयर इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जितनी एयर है 1600 किलोमीटर ऊपर तक का वो एटमॉस्फेयर का पार्ट है। 2 गैसेज नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन मेकअप 99%। उसमें से 99% जो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती हैं, इसमें 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है। रेस्ट जो 1% है उसमें काफ़ी मिक्स्ड गैस होती हैं, विच इंक्लूड्स आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियन एंड वाटर वेपर्स। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट एटमॉस्फेयर चैप्टर में इसका डिटेल पढ़ेंगे। अब हाइड्रोस्फेयर क्या है,
हाइड्रोस्फेयर इज़, हाइड्रो मतलब वाटर, अबाउट 70% ऑफ अर्थ surface is covered with water and the water part of this planet is called hydrosphere. ठीक है, जो वाटरी पार्ट ऑफ दिस प्लानट इज कॉल्ड, तो वाटर बहुत बड़ा पोर्शन है, 70% ऑफ अर्थ पोर्शन इज वाटर। सो जो वाटरी पार्ट है वो प्लानट है उसको हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सॉरी पेज हम पढ़ेंगे अब। सो ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, इसके बाद ये पढ़ना है। ठीक है, लेट्स जूम एंड सी कि क्या है ये। सो ऑलमोस्ट, अभी हम हाइड्रोस्फीयर ही पढ़ रहे थे। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द वाटर ऑन अर्थ इज़ सॉल्टी, ज़्यादातर पानी सॉल्टी है। सॉल्टी वाटर इज़ फाउंड इन ओशंस, सीज, बेस एंड सम लेक्स सच एज ओटाहास ग्रेट सॉल्ट लेक। ज़्यादातर खारा पानी है, ओशन में ज़्यादातर खारा है, बेस में, सीज एंड बेस में भी खारा पानी है। बाकी ज़्यादातर लेक्स में, उसमें से कुछ लेक्स में खारा पानी है। बाकी फ्रेश वाटर किधर होते हैं, क्योंकि आपको पता होगा ज़्यादातर हमारा वाटर सी के अंदर ही है, तो फ्रेश वाटर रिलेटिवली कम है। तो फ्रेश वाटर इज़ फाउंड इन, या तो रिवर में मिलते हैं, लेक्स में मिलते हैं, या फ्रोज़न लेक्स में मिलते हैं। ये पोलर आइस कैप्स, जो पोलर आइस आपको पता होगा, जो हमारे ग्लेशियर्स होते हैं बड़ी बड़ी, जहाँ नॉर्थ और साउथ पोल जो होता है, जहाँ सूर्य की लाइट कम पड़ती है, वहाँ उसको पोलर आइस कैप्स बोलते हैं। तो नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है। हाउएवर द ओनली अबाउट 15% ऑफ अर्थ फ्रेश वाटर इज़ अवेलेबल फॉर यूज़ ऑफ लिविंग। सो वैसे तो आपको पता है कि फ्रेश वाटर ही बहुत कम है, उसका भी 15% ही अवेलेबल है लिविंग थिंग्स के लिए। तो हम लोग, हमारा पशु पक्षी और जो भी ऑर्गेनिज्म है उसके लिए सिर्फ 15% अवेलेबल है। रेस्ट इज़ सॉलिड इन फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स एंड आइसबर्ग। तो मैंने बताया था कि पोलर कैप्स में बहुत ज़्यादा जो पानी है वो क्लीन, वो ड्रिंकेबल वाटर है, अच्छा पानी है, मगर वो आइस की फॉर्म में, ग्लेशियर के फॉर्म में। ठीक है, अब हाइड्रोस्फीयर ख़त्म इस चैप्टर में। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर की बात है अर्थ आपको पता है, अर्थ को आप अगर शक्ल ध्यान दो, आपने पहले पढ़ा होगा, उसके अंदर वो डिफरेंट सेगमेंट बनाया हुआ है। एक मैग्मा होता है उसके अंदर, फिर उसके ऊपर बेसिकली थिक एक क्रस्ट होता है। ठीक है, उसको जो कि मैग्मा को ऊपर आने से रोक देता है ना। एंड देन उसके ऊपर फिर एक लैंड होता है, जहाँ जैसे आप पानी मतलब नॉर्मली वॉक करते हो। ठीक है, सो पानी निकलता है, तो वो भी एक तरह से थिक जो क्रस्ट होता है उसके अंदर से पानी निकलता है, और एक जिसके ऊपर आप चलते हो। तो ओशंस के अंदर भी, अगर आप ओशन में आप जाते हो, लेट्स से कि ओशन वैसे ही जो है डीप होता है, तो ओशियन में जो क्रस्ट होता है पतला होता है। कितना होता है, 8 किलोमीटर का होता है ओशियन में। बट लेट्स से आप नॉर्मल कॉन्टिनेंट्स में आ गए, आप मान लो भारतवर्ष में आ गए, तो उसमें, या फिर किसी भी और अमेरिका में आ गए, तो वहाँ आपका 32 किलोमीटर जो है आपका क्रस्ट होता है, बहुत थिक क्रस्ट होता है, ओशियन में कम होता है। ठीक है, द कॉन्टिनेंट्स एंड ऑल द अदर चंक्स ऑफ लैंड आर पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर। तो लैंड, हम लैंड की बात कर रहे हैं, तो हम उसकी तो बात ही नहीं कर रहे ओशन की, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, लैंड की। सो बेसिकली उसमें जो है 32 किलोमीटर्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं वो लिथोस्फीयर के पार्ट होते हैं। और उसके अंदर क्या क्या हो सकता है, रॉकी क्रस्ट हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, रॉक्स, मिनरल, सॉइल, सैंड दैट मेक्स अप लैंड मासेस आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर। ठीक है, ये सारी चीज़ लिथोस्फीयर के पार्ट है। रिमेंबर द लिथोस्फीयर इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, और लिथोस्फीयर है चेंज होता रहता है। बाकी लिथोस्फीयर में ये भी माना जाता है, जो ओशन के अंडर भी जो लैंड है, जो थिकनेस ऑफ क्रस्ट है 8 किलोमीटर, वो भी लिथोस्फीयर के अंडर ही आता है। ठीक है, तो कभी कभी आपको पता होगा कि जहाँ लैंड है
वो कई कई बार ओशन में कन्वर्ट हो जाती है, और उल्टा भी होता है, जहाँ ओशन था वहाँ लैंड हो जाती है जब मान लो कोई। तो ये इस वजह से कभी कोई अर्थक्वेक आ गया, या कभी से ऊपर से एस्ट्रॉयड आ गया, कोई बड़ा सा पत्थर आ गया उससे, या कुछ ऐसे इश्यूज उसके कारण, अर्थक्वेक के कारण। सो बेसिकली वो थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है, जिसके बारे में मैं बता रहा, लिटोस्फीयर थोड़ा थोड़ा कभी कभी चेंज होता रहता है। यू विल स्टडी अबाउट मैनी चेंजेस इन ए सेपरेट चैप्टर इन दिस बुक। जो चेंजेस होंगे वो नए चैप्टर में बताएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर मतलब बायो मतलब ज़िंदगी, सो लाइफ। सो बायोस्फीयर इज़ अ सेल्फ रिलायंट स्फीयर कंसिस्टिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो बायोस्फीयर एक आत्मनिर्भर स्फीयर होता है जिसके अंदर प्लांट और एनिमल होते हैं। हेयर लैंड वाटर एयर इंटरेक्ट विद वन अदर। तो लैंड वाटर और एयर आपस में मिलजुल के इंटरेक्ट करते हैं, और वो अल्टीमेटली सपोर्ट किसको करते हैं? जीवन को। जीवन में क्या है? लाइफ, प्लांट एंड एनिमल सपोर्ट द लाइफ ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल। जो ये लैंड है, वाटर है या एयर है, ये मिलजुल के लाइफ को सपोर्ट करते हैं। इट इज़ ए नैरो जोन ऑन अर्थ, बट इट इज़ फुल ऑफ वेरिड लाइफ। अगर आप, ये छोटा जोन है कंपेयर टू, अगर अर्थ देखो इतनी बड़ी अर्थ है, अर्थ में इतना सारा पानी है, इतनी सारी लैंड है, ठीक है, इतना सारा एटमॉस्फेयर है, और कंपैरेटिवली जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रिलेटिवली कम है, ठीक है। मगर ये बहुत वैरायटी है, ऐसा नहीं है एक ही चीज़ है सब कुछ। इतने सारे एनिमल्स की वैरायटी है, इतने सारे ह्यूमन बीइंग है, सब डिफरेंट हैं, ठीक है। ऐसे इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, इतने सारे प्लांट्स हैं, तो सारी बहुत ज़्यादा वैरायटी है। इसके बारे में अब जो नेक्स्ट चीज़ है, हम लेक्चर बाद में आपको डिस्कस करेंगे, लेक्चर नंबर 2 में।